हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस ज्ञान की क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ ने एक सिलेबस जारी किया है पेट के अनुसार। उस सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा और उस सिलेबस के अनुसार हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें हिंदी कंपलसरी है। हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने कहा था कि मैं आपको आपके इस चैनल पर हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज से मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी पढ़ाऊं और आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों, आज ये मेरा पहला लेक्चर है हिंदी का। अगर आपको हिंदी मेरे द्वारा समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं हिंदी का भी क्लास या हिंदी का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं हिंदी की और हिंदी भाषा के विकास की, कि किस प्रकार हिंदी भाषा हमारे समाज में प्रचलित हुई। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। अगर हम बात करें हिंदी भाषा के विकास से, तो माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व जब आर्य हमारे भारत में आए, कहा जाता है कि जब 1500 ईसा पूर्व में आर्य हमारे भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में आए, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में आए, तो इन्हीं के द्वारा एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और इन्हीं आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता को प्रचलित करने के लिए इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये अपने आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करते थे। और माना जाता है कि जब आर्य लोग आए और उन्हीं के द्वारा हमारे भारत देश में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा। क्योंकि हमारे भारत देश के जो व्यक्ति थे, आम व्यक्ति बोल सकते हैं, भारत के जो आम जनता थी, आम व्यक्ति थे, वह संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब ये था कि हमारे भारत में उस समय एक नेचुरल भाषा का प्रयोग होता था, या बोल सकते हैं चित्रात्मक भाषा का प्रयोग होता था। वह अपने समझ के लिए एक दूसरे से चित्रों का प्रयोग करके बातचीत करते थे, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए भाव का प्रयोग करते थे, संकेत का प्रयोग करते थे, जिससे एक दूसरे को अपने मन की बात समझाई जा सके। मगर जब वैदिक काल में या 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य लोग हमारे भारत में आए, और कहा जाता है कि जो आर्य लोग आए थे वह मध्य एशिया से आए थे, और ये कथन मैक्स मूलर के अनुसार कहा गया था। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। हालांकि कई इतिहासकारों ने इनकी आने की या फिर इनके स्थान की कई भिन्न भिन्न जगह बताए हैं, भिन्न भिन्न स्थल बताए हैं कि आर्य लोग, कोई कहता है मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहता है कि पर्वतों से आए हैं, कोई कहता है कि तिब्बत से आए हैं। कई इतिहासकारों ने अपने
इनके बारे में कई अन्य अन्य स्थल बताए हैं, किंतु हमको पढ़ना इतिहास नहीं है, हमको पढ़ना हिंदी है। तो सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारा भाषा जो हिंदी है वो किस प्रकार से आई है। जब आर्य लोग आए, इन्होंने अपनी भाषा को भारत में प्रचलित करना शुरू कर दिया, किंतु भारत के जो आम व्यक्ति थे उनको ये संस्कृत भाषा समझ में ही नहीं आई। कहने का मतलब ये संस्कृत भाषा वे अपने लैंग्वेज में बोल ही नहीं पाते थे, इनका प्रयोग ही नहीं कर पाते थे। तो इस संस्कृत भाषा को आर्यों द्वारा सरल करने के लिए इसमें व्याकरण शामिल कर दिया गया। व्याकरण शामिल कर दिया गया। जिस प्रकार इंग्लिश को समझने के लिए हमें ग्रामर समझना पड़ता है, इसीलिए संस्कृत को समझने के लिए महर्षि पाणिनि के द्वारा व्याकरण को रचा गया और व्याकरण को संस्कृत में शामिल कर दिया गया, ताकि हमारे जो भारतीय लोग थे व्याकरण को पढ़ करके संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। किंतु ऐसा हुआ नहीं। व्याकरण भी लिखा गया तो संस्कृत में लिखा गया, पढ़ना तो पढ़ रहा था संस्कृत ही ना। और वही भारतीय जनता के लिए या भारतीय व्यक्ति जो उस समय थे उनको संस्कृत पढ़ने में ही तो प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए सरल बनाने के लिए पाणिनि ने व्याकरण लिखा, और वो भी संस्कृत में लिखा। वो भी हमारे आम जनता नहीं पढ़ पाई, इसीलिए हमारे जनता के द्वारा या हमारे उस समय के व्यक्तियों के द्वारा अपनी भाषा को ही प्रचलित कर दिया गया। कहने का मतलब जिस समय संस्कृत हमारे भारत देश में आई, उस समय तो ये संस्कृत जो थी वैदिक संस्कृत थी, जिसमें कई वेदों का निर्माण हुआ है या कई वेदों की रचना हुई है। उस समय जिस समय भारत में आर्य आए, उन्होंने वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया। किंतु जब महर्षि पाणिनि ने वैदिक संस्कृत में व्याकरण को शामिल कर दिया, तो यही संस्कृत वैदिक संस्कृत ना होकर के लौकिक संस्कृत बन गई। लौकिक संस्कृत बन गई, वैदिक संस्कृत ना बन करके लौकिक संस्कृत बन गई। और फिर भी जब हमारे भारत की जनता ने इन संस्कृत शब्द को या संस्कृत भाषा को एक्सेप्ट ना किया, तो उनके द्वारा या लोकल भारतीयों द्वारा ही अपने भाषा का विकास होने लगा, या अपने भाषा का ही प्रचार वे लोग आम जनता में करने लगे। और इसी क्रम में हमारे भाषा का विकास होता चला गया। और किस प्रकार भाषा का विकास हुआ, आइए हम जानते हैं। अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए मैं मिटाता हूँ और समझाता हूँ कि किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा आई हुई है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई आर्यों के द्वारा, और ये भी संस्कृत दो भागों में थी, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कब थी? जब आर्य लोग आए और उनकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। किंतु जब वैदिक संस्कृत में व्याकरण शामिल कर दिया गया, और किसके द्वारा किया गया? महर्षि पाणिनि के द्वारा। इन्हीं के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। तब लौकिक संस्कृत हो गई। और जब लौकिक संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ, तो हमारे व्यक्तियों ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिसे प्रकृति भाषा का नाम दिया गया। क्योंकि प्रकृति को ही या फिर चित्र को ही या प्रकृति से प्राप्त चित्र को, अरे भाई शेर क्या था? प्रकृति था, नेचुरल था। पेड़ पौधे क्या थी? मोर क्या था? कौवा क्या था? पक्षी, मतलब पक्षियों की बात कर रहा हूँ, वो प्रकृति के अंतर्गत ही तो आते थे। इसीलिए हमारे भारत देश की जनता थी, उसने प्रकृति
प्रकृति भाषा को ही प्रयोग में शामिल कर लिया। मतलब प्रकृति के द्वारा ही जो चित्र मिलते थे उसी को अपने आम बोलचाल भाषा में प्रयोग कर लिया गया। प्रकृति के बाद पाली भाषा आई, प्रकृति के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ, अवहट्ठ के बाद हिंदी आई। जब हमारे भारतीयों ने संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो उन्होंने अपनी आम बोलचाल भाषा के रूप में प्रकृति को ही शामिल कर लिया, प्रकृति से प्राप्त चित्रों को ही शामिल कर लिया। और धीरे धीरे जब उन भाषाओं का विकास हुआ तो वही प्रकृति भाषा पाली भाषा के रूप में प्रयोग हुई। और जब पाली भाषा का भी विकास हुआ तो वही भाषा टूट करके अपभ्रंश में प्रयोग हुई। मतलब पाली भाषा का ही टूटा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का मतलब ही होता है टूटा फूटा। अपभ्रंश अगर बात करें तो अपभ्रंशों की कुल संख्या 27 है, जिसे पढ़ा नहीं गया, अभी कोई भी बताया नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट अपभ्रंश है वो मैं पढ़ाऊंगा। और जब अपभ्रंश का ही थोड़ा सा विकास हुआ तो अवहट्ठ बनी, और अवहट्ठ के विकास से ही हिंदी बनी। कहने का मतलब कि संस्कृत से परिश्रम करते हुए प्रकृति, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ठ के बाद हमें हिंदी भाषा प्राप्त हुई, जो आजकल हम बोलते हैं और अपने राजकीय या राज्य भाषा के रूप में हिंदी को ही शामिल करते हैं। ये तो था हमारे हिंदी भाषा का विकास। अब हम इस हिंदी को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो हमें जानना है, एग्ज़ाम के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, वो बात करते हैं हम। अगर हम बात करें कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है या कौन से भाषाई परिवार से शामिल है, तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा या भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर हम भाषा या परिवार की बात करें तो हमारे पास भाषा परिवार के रूप में 4 परिवार थे। एक भारोपीय था जहाँ से हमारी हिंदी आई है, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक और चौथा चीनी या तिब्बती था। पहला था तो भारोपीय जहाँ से हमारी हिंदी भाषा आई है, दूसरा था आस्ट्रिक, तीसरा था चीनी या तिब्बती या चीनी या तिब्बती, और चौथा था द्रविड़। चौथा जो परिवार था द्रविड़ था। कहने का मतलब 4 परिवार थे जिससे भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। भारोपीय, जिसे हमको जानना है, भारोपीय से ही हिंदी भाषा या हिंदी लैंग्वेज आई है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हिंदी भाषा को राज्य भाषा माना गया या एग्ज़ाम में किस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं, इसको लिख लिए आप लोग। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे लिखवाते हैं। 4 से 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते भी हैं। चलिए 4-5 फैक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, हिंदी भाषा
राजकीय भाषा है। जो हमारे राज्य के आम बोलचाल में प्रयोग होती है। दूसरा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन से भाग में अनुच्छेद के संविधान में कौन से भाग में इसे लिखा गया? भाग 17 अनुच्छेद या आर्टिकल छेद 343 से 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में बताया जाता है। 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा को संघ की भाषा एवं लिपि जो थी वो देवनागरी लिपि थी। 343 अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है कि जो हिंदी भाषा है वो संघ की भाषा है और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगर बात करें कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगर बात करें देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो ये ब्राह्मी लिपि से हुई है, जो कि अशोक के समकालीन लिखवाई जाती थी। मैंने बताया था कि अशोक के समकालीन या उनके अभिलेख जो लिखे गए थे वो ब्राह्मी भाषा या खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। अगला जो पॉइंट है, भारत के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे रखा गया है और भारत के 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, किंतु प्रेजेंट टाइम में या फिर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला जो फैक्ट है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश माना गया है, या है, माना नहीं गया है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को माना गया है। आंध्र प्रदेश है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। चलिए, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान में प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति गोपाल अयंगकर थे। 5वां फैक्ट, हिंदी को
राज्य भाषा बनाने के लिए राज्य भाषा बनाने के लिए संविधान में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति, सर्वप्रथम प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रस्ताव रखा संविधान में। गोपाल अयंगर, इनका नाम याद रखिएगा। कि संविधान में सबसे पहले हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गोपाल अयंगर ने। छठवीं बात करें, नगर प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की। अगर बात करें नगर प्रचारिका सभा की, नगर प्रचारिका सभा की, इसमें नगर नगर जा कर के हिंदी भाषा का प्रचार किया जाता था और इस सभा को गठित किया गया 1853 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। और इस सभा को गठन करने का श्रेय शिव कुमार एवं बाबू श्याम सुंदर दास को जाता है। कौन कौन से थे व्यक्ति? शिव कुमार पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति बाबू श्याम सुंदर दास। नगर प्रचारणी सभा का गठन 1893 ईस्वी में हुआ और सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है प्रचार प्रसार करवाया गया और इसके अध्यक्ष जो थे शिव कुमार थे और बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगर बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन अगर बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। 1975 में नागपुर में हुआ था और हाल ही में 2018 में यह सम्मेलन मॉरिशस में करवाया गया। मॉरिशस में करवाया गया। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। जब हिंदी भाषा आई तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में विभाजित कर दिया गया। 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में विभाजित कर दिया गया। अगर हम 5 उपभाषाओं की बात करें
तो इसमें पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्त हुई है, पैदा हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरी राजस्थानी हिंदी, ये भी सौरसेनी से ही आई है। अगर तीसरी की बात करें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो कि अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगर चौथे की बात करें बिहारी हिंदी, जो मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। और अंतिम बात करें पहाड़ी हिंदी, जो कि खस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है या पैदा हुई है। अगर बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी एवं बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं बुंदेली। दूसरा राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती एवं मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी एवं मेवाती। बात करें पूर्वी हिंदी जो कि अर्धमगधी अपभ्रंश से आई है, तो यहाँ पर अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें तो भोजपुरी, मगधी एवं मैथिली। भोजपुरी, मगधी एवं मैथिली। उसके बाद पहाड़ी की बात करें, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी एवं गढ़वाली। हिंदी भाषा को 5 उपभाषा एवं 18 बोलियों में विभाजित कर दिया गया। 5 उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से उत्पत्ति हुई है, हिंदी या पूर्वी हिंदी अर्धमगधी, बिहारी हिंदी मगधी, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी एवं मेवाती भाषा को शामिल किया गया है। पूर्वी हिंदी जो कि अर्धमगधी अपभ्रंश से ली गई है, उसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर बिहारी हिंदी की बात करें तो मगधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसके अंतर्गत भोजपुरी भाषा, मगधी और मैथिली भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर पहाड़ी हिंदी की बात करें तो यह खस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत नेपाली, कुमाऊँ एवं गढ़वाली भाषाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये था हिंदी का आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि मैं हिंदी के लेक्चर को आगे बढ़ा सकूं। और कल से हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसे हम वर्णमाला और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर और वर्णमाला को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे हिंदी भाषा के हिंदी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं सबको कवर करेंगे। पर उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया अभी तक समझ में आया है कि नहीं आया है। कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि मैं हिंदी के लेक्चर को और आगे बढ़ा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।